हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बताने आया हूँ। देखिए, भारत में बहने वाली बेसिक रूप से दो प्रकार की नदियां हैं। पहला, हिमालयन नदी, यानी कि वैसी नदियां जो हिमालय पर्वत से निकलकर भारत के क्षेत्र में बहता हो, उसे हिमालयन नदी कहा जाता है। दूसरी प्रकार की नदी आती है प्रायद्वीपीय नदी, यानी कि वैसी नदियां जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में बहता हो, प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है। मैं यहाँ पर आज कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बताने आया हूँ कि वे नदियां कहाँ से निकलती है, यानी कि उनका उद्गम स्थान कहाँ है, उद्गम केंद्र कहाँ है और कहाँ पर वह जाकर मिल जाती है, यानी कि कहाँ पर जाकर वह गिरती है। तो देखिए, भारत की कुछ प्रमुख नदियों का उद्गम केंद्र और गिरने के स्थान। तो पहला इसमें देख, एक तरफ लिखे है नदी, नदी के उद्गम केंद्र, नदी के गिरने का स्थान। इसके बाद उसकी लंबाई भी लिखवा देंगे किलोमीटर में कि कितना भारत में है। देखिए, पहला नदी है आपका सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम केंद्र जो है तिब्बत के मानसरोवर झील में। सिंधु नदी का उद्गम केंद्र तिब्बत के मानसरोवर झील से है। वहीं से वह उद्गम निकलता है सिंधु नदी और जाकर गिरता है अरब सागर में। और सिंधु नदी भारत के मात्र एक राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों से होकर बहता है। भारत में इसका देखिए, सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर पड़ता है। अब आगे मैं बता दूं कि सिंधु नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर अरब सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से जब निकल रही है तो तिब्बत का जो पठार है, मतलब तिब्बत की पहाड़ियां और टीला जो है, यह चाइना के कंट्रोल में आ गया है। चाइना ने 1969 ईस्वी में इसको कब्जा कर रखा था। दूसरा का आपका नदी है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम केंद्र आपका शेषनाग झील है। झेलम नदी कहां से निकलती है? शेषनाग झील से, और यह जाकर मिल जाती है चिनाब नदी, और यह चिनाब नदी का सहायक नदी बन जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि चिनाब नदी का सहायक नदी कौन है, तो झेलम नदी, यानी कि झेलम नदी जो निकलकर शेषनाग झील से निकलती है और जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी बन जाती है। इसकी भारत में टोटल लंबाई जो है 724 किलोमीटर में यह चिनाब नदी जो है बहता है। अब अगला नेक्स्ट नदी देखा जाए, गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है, और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद इसकी टोटल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अब आपको बता दें कि गंगा नदी ऐसे पढ़िएगा तो गंगोत्री के गोमुख हिमानी से नहीं निकलती है, लेकिन यह कई नदियों के मेल से निकलती है। आगे मैं बताऊंगा कि यह अलकानंदा और भागीरथी नदी जब आगे एक में आकर मिल जाती है देवप्रयाग नामक स्थान पर, तो वहां पर यहाँ वहीं से चालू हो जाता है गंगा नदी का स्टार्टिंग। लेकिन बेसिक रूप से यहाँ पर पढ़ना है कि गंगा नदी जो निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। भारत में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला देखते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना से यमुना और यमुनोत्री से यमुना, ठीक ना, यानी कि यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कि यमुना नदी भी जो है जाकर आगे जब गंगा नदी में मिल जाती है प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में, तो यह गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है यमुना नदी, ठीक ना। और आपको बता दें कि यमुना नदी जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। और यमुना नदी कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कि गंडक नदी। तो गंडक नदी नेपाल से निकलती है और पटना के समीप गंगा में मिल जाती है, ध्यान रखना है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी टोटल लंबाई 425 किलोमीटर है। अगला आपका नदी देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर चेमयुंग हिमानी क्षेत्र से निकलता है। कहां से निकलता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर
चेमयूंग हिमानी से निकल जाता है और आगे चलकर यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। बंगाल की खाड़ी में जब गिरता है तो यह टोटल इसकी लंबाई जहां से निकलता है मानसरोवर झील से लेकर बंगाल की खाड़ी तक की इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी की। लेकिन आपको पहले ही पता है कि तिब्बत जो है चाइना के कंट्रोल में है और लेकिन यह भारत में भी गुजरता है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश से एंट्री कर जाती है भारत में और अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करते हुए असम में जाकर यह माजुली नामक द्वीप बनाती है। और माजुली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मात्र 916 किलोमीटर बहती है, 916 किलोमीटर बहती है। और अपवाह के क्षेत्र में यानी कि चौड़ाई के क्षेत्र में भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। यहां पर अब अगला देखते हैं इसी टॉपिक में कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सापू नामक नाम से जाना जाता है। सापू, देखिए सापू नामक, तिब्बत में इसको सापू नाम के नाम से जाना जाता है और असम में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा अभी जस्ट बिहार पुलिस के फायरमैन का जो एग्जाम हुआ था पिछले संडे को, तो उसमें दिया था कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग नाम से। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रिपीट कर दे रहा हूं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर चेमयूंग हिमानी से निकलता है। देखिए चाइनीज भाषा है चेमयूंग हिमानी, जो कि चाइना के कब्जे में है, वहां से निकल जाता है। बेसिक रूप से मानसरोवर झील याद रखना है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सापू के नाम से जाना जाता है तथा असम में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट नदी देखते हैं लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है अरावली की नाग पहाड़ी से निकलकर गुजरात के कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है और भारत में इसकी टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है। अब लूनी नदी किसे कहा जाता है, तो वैसी नदी जो आगे चलकर दलदल यथा मरुभूमि में यानी कि जमीन के अंदर जाकर लुप्त हो जाती है, इस प्रकार की नदी को लूनी नदी कहा जाता है। तो लूनी नदी जो है अरावली के नाग पहाड़ी से निकल जाती है, अरावली जो कि राजस्थान में है और अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। तो उसी प्राचीन पर्वत से जो है लूनी नदी निकलती है और केकरा पहाड़ी से, तो नाग पहाड़ी से निकलती है और गुजरात के कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। टोटल लंबाई 320 किलोमीटर मिटा रहा हूं, आगे इसके बाद बता रहा हूं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आगे बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये बताने आगे जा रहा हूं कि और जो नदियां हैं, जैसे आगे बता रहे थे कोसी नदी, इसमें नहीं रहा था तो मिटा कर लिखे हैं। तो कोसी नदी जो है बिहार की शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अपने स्थान को बदलने के लिए कुख्यात है। कुख्यात माने कि गलत कार्य के लिए जो प्रसिद्ध हो उसे कुख्यात कहा जाता है, अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध हो उसे विख्यात कहा जाता है। तो कोसी नदी जो है बहुत रास्ता एक्सचेंज करती है, टेढ़े मेढ़े रास्ता इस प्रकार से चलती रहती है और यह खासकर उत्तर बिहार में बहुत भारी तबाही लाती है। तो कोसी नदी जो निकलती है गोसाई इंथान चोटी के उत्तर से निकलती है और यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब तीन नदियां एक ऐसी है, देखिए तीन नदियां, सोन, नर्मदा और महानदी, तीन ऐसी नदियां हैं जिसका नाम है सोन, नर्मदा और महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यानी कि सोन नदी भी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलेगी, नर्मदा भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और महानदी भी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। ये तीन ऐसी नदियां हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ऐसी कौन सा जगह है जहां से तीन लगातार नदियां निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी। कौन कौन सी नदी आपको, तो ध्यान दीजिएगा, सोन, नर्मदा और महानदी। सोन, नर्मदा और महानदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन अलग अलग स्थान पर गिरती है। जैसे सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पटना के समीप गंगा में बह जाती है, जाकर मिल जाती है। सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और महानदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब आगे देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला देखते हैं गोदावरी नदी, नासिक के त्रयंबक गांव से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नासिक नदी
मैंने गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबक गांव से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आपको बता दें कि यह दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय नदी में आ जाती है, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यह भी प्रायद्वीपीय भारत नदी है, यानी कि दक्षिण भारत में है। तो कावेरी नल जल विवाद पूछता है क्वेश्चन कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, कावेरी जल विवाद जो है वह किन दो राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक राज्य में और तमिलनाडु राज्य के बीच में है और अभी तक झगड़ा चल रहा है। तो कावेरी नदी जो निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला देखते हैं कि हुगली नदी, कोलकाता बसा जो है हुगली नदी के किनारे है। तो हुगली नदी जो कहां से निकलती है? तो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी गंगा से अलग हो जाती है। हुगली नदी कैसे निकल जाती है? तो गंगा नदी से ही निकलती है, वो भी पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी गंगा है उसी से अलग हो जाती है और इसी का नाम हो जाता है हुगली नदी। और यह भी जाकर बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है, जैसे गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला देखते हैं साबरमती नदी। देखिए अहमदाबाद शहर जो है साबरमती नदी के किनारे ही बसा है और साबरमती जो नदी है यह जय समुद्र झील से निकल जाती है। ध्यान रखिएगा, साबरमती नदी जय समुद्र झील से निकलती है जो कि अरावली पर्वतमाला में है और यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिएगा, साबरमती कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में, और खंभात की खाड़ी का मतलब यहाँ है अरब सागर। ध्यान रखिएगा, और यह विपरीत बहने वाली नदी है साबरमती। साबरमती जाकर कहां गिरती है? अरब सागर भी करिएगा तो सही है और खंभात की खाड़ी भी करिएगा तो सही है, क्योंकि अरब सागर का एक चैनल है जिसका नाम रखा गया है खंभात की खाड़ी। तो ध्यान रखना है, साबरमती नदी को ऑप्शन के हिसाब से मारना है, खंभात की खाड़ी में भी गिरती है और अरब सागर में भी गिरती है, क्योंकि अरब सागर के ठीक पहले वाला जो कोना जहां पर साबरमती जाकर गिरती है मिलती है उसी को नाम दिया गया है आपका खंभात की खाड़ी। जैसे एक नदी यहाँ पर भी है खंभात की खाड़ी, नर्मदा नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। सारी नदियां पूरब से पश्चिम बहती ना, सारी नदियां जितनी भारत की नदियां है पश्चिम से पूरब दिशा में गिरती है, लेकिन चार ऐसे नदियां हैं जैसे साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, ठीक ना, और ताप्ती नदी जो है भारत में ऐसी नदियां है जो पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। तो देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी भी खंभात खाड़ी में गिर रही है, यानी कि अरब सागर में गिर रही है, और यह भी उल्टा चलती है। साबरमती नदी भी जय समुद्र झील से निकलकर अरावली में से और खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। अगला लास्ट है झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है शेषनाग झील से निकलकर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। शेषनाग झील से निकलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। अब आगे इसमें मिटा कर दिखा दे रहा हूं कि भारत की चार ऐसी नदियां हैं जो कि विपरीत दिशा में बहती है, यानी कि पूरब से पश्चिम, जबकि सारी नदियां पश्चिम से पूरब बहती है। एक ट्रिक याद रखिएगा, समानता। ट्रिक का नाम है समानता। स से आपका साबरमती नदी, म से आपका माही नदी, न से आपका नर्मदा नदी और त से आपका ताप्ती नदी। ये चारों नदियां अरब सागर में गिरती है, जिसके कारण इन्हें अरब सागरीय नदी भी कहा जाता है। फिर से बता रहा हूं, स से आपका साबरमती नदी, ठीक, म से आपका माही नदी, महानदी, ध्यान रखिएगा, म से आपका महानदी, न से आपका नर्मदा नदी और त से आपका ताप्ती नदी। ये चार अरब सागरीय नदी है, यानी कि अरब सागर में बहती है। देखिए भारत का यही इलाका जो बना रहा हूं यहाँ पर, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और ये हिंद महासागर है। तो सारी नदियां आकर इधर गिरती है पश्चिम से पूरब दिशा में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, जबकि ये चारों नदी इधर गिरती है पश्चिम से पूरब से पश्चिम आकर इधर अरब सागर में। तो इस बात का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।